हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें हम एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ा रहे थे, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। तो हमारी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण। तो हमारा टॉपिक क्या है? कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम इनका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो एल्डिहाइड क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाता है, तो जितने कार्बन एल्डिहाइड में होते हैं उतने ही कार्बोक्सिलिक अम्लों में होते हैं। तो एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन परमाणु है वो ऑक्सीकृत होकर OH समूह बना लेता है, यानी OH में ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं किसी भी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, यानी ज़्यादातर तक प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं, जैसे क्रोमिक एसिड CrO3 या K2CrO7, KMnO4। कोई सा भी ऑक्सीकारक हो तो इसका मतलब ये क्या है कि ये ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। इनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है और ये OH समूह में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है RC डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ऐसे जैसे कोई एसिटिक अम्ल लें, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड H, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिक एसिड की उपस्थिति में। ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर देखो कि जितने एल्डिहाइड में, ये एसिड एल्डिहाइड है, इसमें 1 और 2 कार्बन है C2, तो यहाँ प्रोडक्ट बना है, इसमें भी C2 2 कार्बन है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं, लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण कठिन होता है। तो उसका ऑक्सीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि उसको प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में काफ़ी लंबे समय तक ऑक्सीडाइज किया जाता है और उसको ऑक्सीकृत कराया जाता है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो उसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे उनमें कीटोन की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन की संख्या कम हो जाती है। यानी यहाँ पर तो सेम कार्बन थे, 2 कार्बन यहाँ पर है और 2 कार्बन यहाँ पर है। अब यदि हम कीटोन की बात करें, कीटोन में क्या होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में तो कीटोन ऑक्सीकृत नहीं होता है, लेकिन उसको प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराते हैं, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर कोई भी कीटोन ले सकते हैं। हम एसीटोन ले पहले, CH3C डबल बॉन्ड CH3, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में? प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक में सामान्यतः क्या होते हैं? क्रोमिक एसिड होता है और HNO3 होता है, ये भी प्रबल ऑक्सीकारक में ही आता है, या K2Cr2 अम्लीय माध्यम में ले सकते हैं। तो ये क्या होता है? ऑक्सीकरण लंबे समय तक कराते हैं। लंबे समय तक कराने पर क्या होगा कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। यहाँ पर एसिटिक अम्ल बनेगा और प्लस में CO2 प्लस में H2O बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर कई बुक्स में क्या है कि CO2 और H2O मिलकर ये H2CO3 भी बनाते हैं। ये क्या है? ये भी अम्ल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये 2 अम्ल बनते हैं, एसिटिक अम्ल और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कार्बनिक अम्ल बनता है। ये कार्बनिक अम्ल अपघटित होकर CO2 और H2O में अपघटित हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि 1 2 3 कार्बन थे
एसीटोन में। अब जैसे ही एसीटोन का ऑक्सीकरण कराया गया तो यहाँ पर जो अम्ल बने हैं, 2 अम्ल बन गए। इसमें कितने कार्बन है? यहाँ पर 2 कार्बन। इसमें कितना कार्बन है? 1। यानी जो अम्ल बनते हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कार्बोनिल यानी कीटोन की संख्या की तुलना में कम होती है। इसलिए कीटोन का प्रबल ऑक्सीकारकों में ही ऑक्सीकरण किया जा सकता है। दूसरी बात कि इसमें ऑक्सीकरण इस कार्बन का होता है, इसका होता है, इसका निर्धारण भी होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कीटोन का ऑक्सीकरण पोपाक के नियम अनुसार, ये क्या होता है? पोपाक के नियम अनुसार होता है। अब देखो इम्पोर्टेंट रूल है पोपाक का नियम। क्या होता है पोपाक का नियम? कि हमने जो एल्डिहाइड पढ़ा, एल्डिहाइड में तो भाई यहाँ पर एक ही कार्बन होता है, ठीक है, तो एक ही कार्बन है इधर। लेकिन कीटोन में तो दोनों तरफ कार्बन है, तो यहाँ पर किसी एक का ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर तो हाइड्रोजन ये हट जाता है, OH में बदल जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ऑक्सीकृत होकर OH समूह बना लेता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं। अब यहाँ पर तो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो किसका ऑक्सीकरण हो? तो पोपाक के नियम अनुसार क्या होता है कि ये जो कार्बन है इससे अगला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। इससे इधर अगला कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो पोपाक का नियम ये कहता है कि कीटोन के उस अल्फा कार्बन परमाणु का ऑक्सीकरण होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, अर्थात वहाँ से बंध टूटता है। तो इसमें जैसे मान लो ये है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये भी कीटोन है, ठीक है। इसका अल्फा कार्बन ये है, इसका अल्फा कार्बन ये है और ये इसका बीटा कार्बन है। तो हम ऑक्सीकरण किसका करते हैं? अल्फा कार्बन का। तो अल्फा कार्बन ये भी है और ये भी है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा या इसका ऑक्सीकरण होगा। तो ये इसका निर्धारण कौन करता है? पोपाक का नियम करता है। पोपाक के नियम अनुसार ऑक्सीडेशन होता है, तो उस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, उस अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यानी वहाँ से ये जो CH2 है, मैथिल समूह है, ये क्या होता है? मैथिलीन समूह, ये कार्बोनिल समूह में बदल जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। तो इसका बॉन्ड विभाजन यहाँ से होगा। अब इसका जब यदि ऑक्सीकरण कराते हैं किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये HC डबल बॉन्ड OH। तो अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है 3 कार्बन है, उधर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। यहाँ पर जो ये CH2 था ये तो किस में कन्वर्ट हो गया? इस समूह में हो गया। अब एक CH3 और बचा हुआ है, ये CH3 कहाँ हो जाएगा? ये यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। तो इस तरह से 2 कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु बनते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। तो C की संख्या कितनी है? 4। अब ये टूट कर 2 टुकड़े में बनाते हैं C2। इस अम्ल के 2 कार्बन, इस अम्ल में भी 2 कार्बन होते हैं। तो ये पोपाक का नियम है। यदि एल्डिहाइड में 2 अल्फा कार्बन परमाणु हो तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो पोपाक के नियम अनुसार होगा। जिस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी बॉन्ड वहाँ से टूटता है। यानी ये CH2 ऑक्सीकृत होता है। CH2 ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनाता है ये CH2? यानी CH2 ये मैथिलीन समूह है, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? COH कार्बोक्सिलिक समूह बनाता है, यानी अम्ल बनाता है। ये कॉमन सी अभिक्रिया है। यदि इसका अपचयन कराते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। उल्टा अभिक्रिया होती है रिवर्सिबल, ये ध्यान रखना। मैथिलीन समूह कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये समूह इसमें बदल गया यहाँ पर, और ये जो CH3 है ये यहाँ पर आकर जुड़ गया। तो इस तरह से एसिटिक अम्ल के 2 अणु बन जाते हैं। अब यदि एक कंडीशन और आती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। यहाँ तक का पोपाक के नियम अनुसार, तो मैं इसका पोपाक का नियम भी लिखवा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप पोपाक का नियम लिख लो।
अब देखिए ये पोपाक का नियम है। इस नियम के अनुसार अल्फा कार्बन युक्त कीटोन के उस अल्फा कार्बन का ऑक्सीकरण होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो हम यहाँ पर ये इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन हैं, तो इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर है 3। तो किसका ऑक्सीकरण होगा? इस CH2 का ऑक्सीकरण हो जाता है और ये कार्बोक्सिल समूह में बदल जाता है। तो ये अब ऑक्सीकृत होगा और 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु बनते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं, या 4 कार्बन थे तो 2 के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि 2 के हों, 3 का भी हो सकता है किसी अभिक्रियाओं में, वो कीटोन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 और 4। यहाँ पर कितना था? 1 ऑक्सीजन ही था, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? संतुलित करने के लिए 3 लगा देते हैं। ठीक है। अब कंडीशन आती है कि यदि दोनों अल्फा कार्बन परमाणुओं पर समान हाइड्रोजन परमाणु हो, जैसे मान लो ये है हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 CH2 CH3। अब देखो ये कंडीशन है। अब इसमें ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि दोनों अल्फा कार्बन पर समान हाइड्रोजन हो, तो जैसे 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, कार्बोनिल समूह यानी ये वाला समूह उस अल्फा कार्बन की ओर होता है जिस ओर कार्बन श्रृंखला छोटी होती है। अब यहाँ पर देखो 2 अल्फा कार्बन है, तो ये जो कार्बोनिल समूह है ये वाला, ये उधर रहेगा या इधर रहेगा? किस ओर रहता है? जहाँ पर जिस अल्फा कार्बन की ओर श्रृंखला छोटी होती है ये उसी के साथ जुड़ता है। तो इसका मतलब बंध यहाँ से टूटेगा। इधर श्रृंखला में 3 कार्बन है, इधर श्रृंखला में 2 ही कार्बन है, तो कार्बोनिल समूह किसके साथ रहेगा? छोटी श्रृंखला के साथ रहता है। तो ये कौन सी कंडीशन में? जब अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन यानी समान मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित हों, तो उस समय कार्बोनिल समूह छोटी श्रृंखला की ओर रहता है। अब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं हम, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिक एसिड की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? ये बनेगा देखो इस तरह से CH3, ठीक है, CH2 और यहाँ पर जो क्या होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो होगा, ये जो CH2 है ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, ये दूसरा कार्बोनिल समूह बनाएगा। एक कार्बोनिल समूह तो ये तो इसके साथ पहले वाला था, ये तो इसी के साथ जुड़ गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर अब ये CH2 भी कार्बोनिल समूह में बदल जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा कार्बोनिल समूह बनेगा CH3। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये देखो CH3 ये लिख दिया, फिर इसके बाद CH2 और फिर उसके बाद ये CH2 है, ये कार्बोक्सिलिक समूह में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, C6 कार्बन थे यहाँ पर कीटोन में। ऑक्सीकृत होकर ये 3 टुकड़ों में हो गया C3 और ये भी C3, ठीक है। 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गए। कितने ऑक्सीजन जुड़े? यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन था, यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4, यानी 4 ऑक्सीजन उधर है 1 इधर है। संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दो। तो ये हो गया पोपाक के नियम अनुसार कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण। इसके बाद ऑक्सीकरण करने की और भी विधियां होती हैं जो कई तरह की होती हैं। सामान्यतः ये ध्यान रखो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है लेकिन कीटोन का बहुत ही कठिन होता है। तो कई जो टेस्ट होते हैं जैसे टोलन अभिकर्मक से, फेलिन विलियन से हम इनका परीक्षण करते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। क्यों? क्योंकि उनसे कीटोन तो अभिक्रिया करते नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड ही अभिक्रिया करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद कुछ क्षारीय मृदा जो ऑक्सीकारक होते हैं उनका उपयोग भी इनका यानी कुछ मृदा ऑक्सीकारकों का उपयोग भी एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में होता है। ये मृदा ऑक्सीकारक क्या होते हैं? मृदा ऑक्सीकारक इनका उपयोग किस में करते हैं? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में इनका उपयोग होता है। ये जो मृदा कारक होते हैं इनका उपयोग कीटोन के ऑक्सीकरण में नहीं होता, ये कीटोन को ऑक्सीकृत
नहीं कर पाते हैं। ये मृदा कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे फेलिंग विलियन, ये हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, जब पता चलता है 2 तरह के होते हैं फेलिंग विलियन। कौन कौन से, फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी, है ना। 1 और 2 से भी इंडिकेट कर सकते हैं इनको, फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी, फेलिंग विलियन बी, ठीक है। इस तरह से इनको इंडिकेट करते हैं। तो ये दूसरा मृदा कारक होता है जैसे टोलेन अभिकर्मक। इनका उपयोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के परीक्षण में उपयोग काम में लेते हैं। क्यों कि एल्डिहाइड, जैसे मान लो हमें कोई टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर लिक्विड भर के दे दिया है और आपसे कहा जाए कि बताओ कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 भागों में बांट देते हैं यहाँ पर। तो एक में तो क्या डालते हैं, इसमें टोलेन अभिकर्मक डालेंगे, इसमें भी टोलेन अभिकर्मक डालते हैं। तो अगर मान लो ये कीटोन हुआ तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, और यदि एल्डिहाइड हुआ तो ये लाल रंग का अवक्षेप बना देता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये दिया गया विलयन एल्डिहाइड का है, कीटोन का नहीं है। तो इन अभिकर्मकों का उपयोग बेनेडिक्ट विलियन और होता है, एक और लिख लेना। ये जो मृदा कारक होते हैं ये क्या होते हैं, बेनेडिक्ट विलियन, है ना। ये मृदा ऑक्सीकारक हैं जो ऑक्सीकरण करते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड से अभिक्रिया करते हैं। तो ये होते क्या है, इनको एक एक मृदा कारक को पढ़ेंगे। जैसे टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, तो टोलेन अभिकर्मक होता क्या है, ये अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट होता है, यानी अमोनिया जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं तो टोलेन अभिकर्मक बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, यह है अमोनियम कृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट में NaOH मिलाते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले, वैसे विधि एग्जाम में कोई नहीं पूछता है, ये क्या कि बने बनाए मिलते हैं। पहले के लैब में इनको बनाया जाता था, लेकिन आजकल बने बनाए मिलते हैं, सीधा अभिकर्मक डालो और रिएक्शन को देखते हैं। तो सामान्यतः इसको बनाते कैसे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में हम NaOH मिलाते हैं, तो दोनों को मिलाने पर Ag2O सिल्वर ऑक्साइड का अवक्षेप बनता है, जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है और टोलेन अभिकर्मक बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोलेन अभिकर्मक होता है ये अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है। अमोनीकृत या अमोनीकृत लिख लेना, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टोलेन अभिकर्मक होता है। ये इतना सा इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी भी नहीं है। अब हम जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं ये एल्डिहाइड के साथ ही अभिक्रिया करता है और रजत दर्पण बनाता है, चांदी के समान एक परत बनाता है जो टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर लग जाती है। कभी कभी वो काली भी हो जाती है, तो वो एल्डिहाइड की उपस्थिति को दर्शाता है कि इसमें एल्डिहाइड उपस्थित है, कीटोन नहीं है। तो इसकी एल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं Ag2O की, तो ये क्या बनाता है, सिल्वर, इसका अवक्षेप बनाता है, Ag अवक्षेपित हो जाती है टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी ये किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ आएगी, इसके बीच में आ जाती है और यहाँ पर क्या बना देता है, RC≡OH, ये अम्ल बन गया। इसे कहते हैं रजत दर्पण। बुक्स में कुछ थोड़ा अलग दिया हुआ होगा, वही अभिक्रिया है, उसका जो निष्कर्ष है वो ये अभिक्रिया होती है, सिंपल सी है कि जब एल्डिहाइड सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो रजत दर्पण बनाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं। ये आया कहाँ से है, ये इनकी अभिक्रिया से ही आया है, चाहे इनको डायरेक्ट कर लो या इसका सीधा ही लिख सकते हो। यहाँ पर 2, इसको संतुलित करने के लिए हमने 2 लगा दिया, यहाँ पर इधर कितने 2 ऑक्सीजन हैं, वहाँ भी 2 ऑक्सीजन हैं।
तो ये तो हो गया टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लिखेंगे फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया। ये हम लैब में भी टेस्ट कर सकते हैं, प्रयोगशाला विधि हैं, इनके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। इसके बाद है फेलिंग विलियन। तो फेलिंग विलियन क्या होते हैं? ये दो तरह के विलियन होते हैं, फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी। तो फेलिंग विलियन ए में क्या होता है कि जैसे हम इनको डिवाइड करते हैं यहाँ पर, यहाँ फेलिंग विलियन ए, ठीक है। दूसरा भाग होता है फेलिंग विलियन बी, एक और दो भी बोल सकते हैं। तो फेलिंग विलियन बी होता है, ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको रोसेल लवण भी बोलते हैं, रोसेल लवण भी बोलते हैं। तो ये इसमें क्या मिलाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या होता है? जलीय विलयन, जल में बनाया गया विलयन, जलीय विलयन, ठीक है। इनको मिलाते हैं तो एक क्या बनता है? एक विलयन बनता है जो कैसा होता है? रंगहीन होता है। आप लैब में देखोगे तो वहाँ दिख जाएगा रंगहीन विलयन, वो फेलिंग विलयन बी कहलाता है। और फेलिंग विलयन ए क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ये फेलिंग विलयन ए होता है जो नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं कि दोनों की समान मात्रा लेते हैं, दोनों की क्या लेते हैं? समान मात्रा मिला ली जाती है और इसको किस में डालते हैं? एल्डिहाइड में अभिक्रिया कराते हैं, एल्डिहाइड से इसकी। तो कीटोन तो अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है और नीले रंग का विलयन बनाता है। अब उस नीले रंग के विलयन में जैसे ही हम कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो वह गहरे नीले रंग में यानी कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो ये दर्शाता है कि इस विलयन में एल्डिहाइड उपस्थित है। तो हम इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसमें क्या लिखते हैं कि जैसे मान लो इन दोनों की समान मात्राएं जलीय यानी एल्डिहाइड विलयन में लेते हैं, कार्बोनेट विलयन में दोनों की समान मात्रा मिलाते हैं तो गहरे नीले रंग का विलयन बनता है, जिसको आगे गर्म करते हैं तो वह लाल रंग में, ईंट जैसे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ईंट जैसे लाल रंग में परिवर्तित होना ही ये दर्शाता है कि एल्डिहाइड उपस्थित है, कीटोन नहीं। इस तरह से एल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग विलयन से कराते हैं तो लाल रंग का अवक्षेप बनता है और अम्ल बन जाते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया फेलिंग विलयन की होती है जो एल्डिहाइड की उपस्थिति को दर्शाती है। तो ये हमारे हो गए इसको ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में एक ऑक्सीकरण और होता है बेयर विल्गर ऑक्सीकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेयर विल्गर ऑक्सीकरण। इसके बाद है बेयर विल्गर ऑक्सीकरण। दो वैज्ञानिक हैं, इनके ऑक्सीकरण कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें मेनली क्या होती है कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ये तो किस में? कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। वह कीटोन, कीटोन किस में? एस्टर में, एस्टर में ऑक्सीकृत हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? पर अम्लों की उपस्थिति में, पर अम्लों की उपस्थिति में यानी पर एसिड की उपस्थिति में। तो हम क्या इसको कैसे लिखेंगे कि जब एल्डिहाइड व कीटोन का पर एसिड यानी पर अम्लों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में व कीटोन एस्टर में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये कीटोनों के ऑक्सीकरण की विशेष विधि मानी जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी हमने एल्डिहाइड लिया, यहाँ पर सीधा ही एसिड एल्डिहाइड ले लेते हैं, H डबल बॉन्ड O। इसका पर एसिड में जैसे मान लो बेंजोइक पर एसिड लिया, यानी उसको क्या बोलते हैं C6H5C डबल बॉन्ड OOH, ये पर एसिड है।
पर ऑक्साइड पाया जाता है तो पर एसिड कहलाता है। नाम हो गया इसका बेंजोइक पर अम्ल, बेंजोइक पर अम्ल या बेंजोइक पर एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एल्किल परऑक्साइड भी ले सकते हैं, ये बेंजीन परऑक्साइड है, बेंजोइक पर अम्ल कहलाता है। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है कि ये CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसी तरह से यदि हम कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो एस्टर बनाता है। तो यहाँ पर जो पर एसिड है, जो परऑक्सीजन है, ये टूट जाती है और किस में टूट जाएगी, यहाँ पर ये प्लस में बेंजोइक अम्ल C6H5C डबल बॉन्ड OH, ये कहलाता है बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर ये अम्लों में ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ से बंध टूटता है, ये बंध टूटेगा परऑक्साइड का यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकलेगा इसका, ये हाइड्रोजन निकल कर कहाँ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा H, तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बन जाता है। और ये वाला जो OH है ये यहाँ से हटकर इसकी जगह पर H की जगह पर जुड़ जाता है। इसकी क्रियाविधि कराएंगे हम, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये तो हमने लिया एल्डिहाइड, क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि हम कीटोन लें C डबल बॉन्ड O CH3, अब देखो जहाँ पर ये H था, ठीक है, अब वहाँ पर हमने CH3 लगा दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ H लगा हुआ है वहाँ पर हम CH3 लगा देंगे। तो ये H गया कहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये H लगा हुआ है, अगर इसकी जगह पर हम CH3 लगा दें तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा वो। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं C6H5C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक पर एसिड। ठीक है, बेंजोइक पर अम्ल भी बोलते हैं इसको, पर बेंजोइक अम्ल भी बोलते हैं ना, इसको एसिड लिख सकते हैं, पर बेंजोइक अम्ल, पर बेंजोइक अम्ल एसिड। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर बन गया। ठीक है, एस्टर बन गया और प्लस में बेंजोइक अम्ल बाहर निकल जाता है। तो इसमें बेंजोइक अम्ल को तो ऐसे ही निकाल दो, ये यहाँ से निकलेगा, ये बाई प्रोडक्ट है C6H5C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बेयर विल्गर ऑक्सीकरण है एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए है। एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में अम्ल बनाते हैं, जबकि कीटोन ऑक्सीकृत होकर एस्टर बनाते हैं, एस्टर बनाया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब बेयर विल्गर ऑक्सीकरण की क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि में क्या होता है, बेयर विल्गर क्रियाविधि में हम कीटोन की अभिक्रिया लेके चलते हैं। क्रियाविधि, क्रियाविधि मैकेनिज्म क्या होती है, जैसे हमने एसीटोन लिया यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड और CH3 प्लस में पर एसिड से अभिक्रिया कराते हैं, बेंजोइक पर एसिड, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको C डबल बॉन्ड और C6H5। ठीक है, पर बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये है एसीटोन, एसीटोन। अब यहाँ पर देखो ये लोन पेयर होते हैं इन पर। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या होता है कि यहाँ से ये बंध टूटता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन परमाणु पर आते हैं तो H प्लस का भार यानी प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है और कीटोन के इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आते हैं। समझ में आ गया, ये H प्लस का कहाँ आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, और ये माइनस का ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के पास, तो जुड़ जाएंगे दोनों। तो ये बनेगा यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दो CH3, फिर यहाँ पर C और इसके बाद क्या लगेगा नीचे O। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर क्या लगा हुआ है CH3। ठीक है, ऐसे ही है ये। अब इसमें जोड़ो, देखो क्या क्या जोड़ते हैं, H तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो यहाँ पर ये हो गया H। क्लियर है, ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के पास, तो ये सारा जुड़ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ ऐसे जोड़ देता हूँ, O, ये दूसरा O, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये C6H5। ठीक है, ये जो संरचना बन गई, ये बनी है संरचना। अब आगे इसमें क्या होता है कि ये जो
मैथिल समूह है ये कार्ब रेनाइन के रूप में बाहर निकलता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कार्बन हो जाएगा। माइनस का कार्बन जो होता है ये कार्ब रेनाइन के रूप में बाहर निकलता है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कार्बन पर प्लस आवेश आ जाता है और यहाँ से ये बंध टूटता है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाते हैं, इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। यहाँ पर पेरोक्साइड है, बंध के इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ आएंगे, ये समूह है, तो ये माइनस का हो गया। कैसा हो गया, माइनस का। और यहाँ पर ये कैसा है, ये भी माइनस का है, ये इस प्लस के ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। इसका प्रोटोनीकरण होता है, क्या होता है, प्रोटोनीकरण, प्रोटॉन का जुड़ना, प्रोटोनीकरण होगा। प्रोटॉन जुड़ेगा, ये कहाँ चला जाएगा, इससे जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इसमें जो यहाँ पर बनेगा ये हो जाएगा CH3। अब देखो इसमें प्रोटोनीकरण में एक चीज़ और होती है कि प्रोटॉन का जुड़ना, जो प्रोटॉन जुड़ा है ये बाकी बाद में बाहर भी निकल जाएगा, तो इसको हम विप्रोटोनीकरण कहेंगे। तो ये विप्रोटोनीकरण कैसे होता है, यहाँ पर जो यौगिक बनेगा, देखो ये कार्बन माइनस का, ये ऑक्सीजन कैसा है, ये प्लस का ऑक्सीजन है, तो ये मैथिल समूह यहाँ से हटकर यहाँ चला जाएगा और ये माइनस का ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जाकर जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ पर ये बन गया CH3C। फिर इसके बाद नीचे क्या लिखें, OH, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। यहाँ पर क्या आ गया, प्लस, क्या आ गया, प्लस, कार्ब धनायन बन गया। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन इधर निकले हैं, इस ऑक्सीजन के पास गए हैं, ये ऑक्सीजन प्लस का हो गया। इस प्लस से कौन जुड़ जाएगा, ये जो CH3 है ये जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, इस तरह से CH3 जुड़ गया। कार्बन की एक संयोजकता बची हुई है, ये क्या बन गया, कार्ब धनायन, कार्ब धनायन। प्लस में साथ में क्या बना, ये O माइनस का था, H इससे जाके जुड़ गया और ये बन गया HO, C डबल बॉन्ड O, C6H5। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल। ये बाहर निकल गया, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ लिख देता हूँ सह उत्पाद के रूप में। जो ये अभिक्रिया होगी इस तरह से नीचे आई, यहाँ पर क्या लिखा हमने, CH3C, C से ऊपर क्या है O के आगे क्या जुड़ गया, CH3, और नीचे क्या है OH, और यहाँ पर आ गया प्लस, और प्लस में दूसरा उत्पाद क्या बन गया, HO, C डबल बॉन्ड C6H5, बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। ये कार्ब धनायन है, क्या है ये, कार्ब धनायन। ये क्या होता है, पुनर्विन्यासित होता है, यानी इसमें जो प्रोटॉन का निष्कासन होता है, प्रोटॉन निकलता है बाहर, या इसको बोलते हैं विप्रोटोनीकरण, प्रोटोनीकरण। विप्रोटोनीकरण का मतलब होता है H प्लस का बाहर निकलना। कैसे निकलता है, ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं और डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो हमारे पास संरचना क्या बनेगी, CH3C, C के नीचे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ से प्लस हट गया, इसको ऊपर के बजाय नीचे लिख देते हैं OCH3, तो ये क्या हो गया, ये एस्टर बन गया। क्लियर है, ये इसकी क्रियाविधि है। दोबारा से फिर समझा देता हूँ एक बार कि एसीटोन की अभिक्रिया पर बेंजोइक अम्ल से कराते हैं, तो पर बेंजोइक अम्ल का ये ऑक्सीजन वाला ये बंध टूटता है, बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, माइनस का ऑक्सीजन हो गया, ये प्लस का हाइड्रोजन हो गया, प्लस का हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है और ये ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है इस कार्बन पर, ठीक है, यहाँ जुड़ा तो हमने यहाँ ऐसे जोड़ दिया इसको। क्लियर है। अब आगे क्या होता है कि इसमें विखंडन होता है, ये बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं पर एसिड के दूसरे ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन प्लस का हो जाता है और ये माइनस का हो जाता है, और यहाँ से ये मैथिल समूह बाहर निकल जाता है ऋणायन के रूप में, कार्ब ऋणायन के रूप में बाहर निकलता है, तो ये प्रोटोनीकरण पद कहलाता है। इसमें प्रोटॉन आकर जुड़ जाता है और बेंजोइक अम्ल बाहर निकाल देता है। अब बचा हुआ क्या, कार्ब धनायन बचता है, यहाँ प्लस आ गया ये एल्किल समूह निकलने के कारण। तो इसके बाद इसका विप्रोटोनीकरण होता है, यानी ये जो प्रोटॉन है यहाँ से ही बंध टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड कर देगा और ये प्लस H+ बाहर निकल जाता है और ये एस्टर बनता है।
तो ये हो गई बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। तो हमारा टॉपिक जो ऑक्सीकरण का था, कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण कंप्लीट हो गया है। इसमें बेयर विल्गर ऑक्सीकरण इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। इस ऑक्सीडेशन की ये विशेषता होती है कि यहाँ जहाँ ये एल्किल समूह है ये कार्ब रेनाइन के रूप में बाहर निकलता है। अगर इसकी जगह पर हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एस्टर की जगह अम्ल बनता है, ठीक है। अगर मान लो इनमें क्रियाशीलता का भी क्रम होता है, यदि यहाँ हाइड्रोजन हो तो तेज़ी से बाहर निकलता है और अम्ल बना लेता है एल्डिहाइड। कीटोन में यहाँ पर यदि फेनिल समूह है C6H5 है तो ये इसकी क्रियाशीलता इससे कम होती है। इसके बाद एल्किल समूह आते हैं। एल्किल समूह में भी तृतीयक, फिर उसके बाद द्वितीयक और उसके बाद प्राथमिक, ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। ये होंगे तो इसकी अभिक्रिया धीमी होती चली जाएगी एल्किल समूहों की। लास्ट में मैथिल समूह आता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बाद। ये सबसे कम क्रियाशील होता है। सबसे अधिक क्रियाशील यदि यहाँ पर हाइड्रोजन हो तो हम कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो ये एल्डिहाइड होता और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण तेज़ी से हो जाता है और तुरंत ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। अब यहाँ पर क्या है, मैथिल समूह है। ये क्या है, मैथिल समूह है। यहाँ पर जो इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है, हाइड्रोजन सबसे अधिक क्रियाशील है, C6H5 फेनिल समूह होता तो वो इससे कम क्रियाशील होता, और तृतीयक कार्बन ये उससे कम, और सेकेंडरी कार्बन, और सबसे लास्ट में प्राइमरी कार्बन, और फिर है मैथिल समूह, ये सबसे कम क्रियाशील होता है, ठीक है। तो ये कीटोनों की विशेष क्रियाविधि है बेयर विल्गर ऑक्सीकरण। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। समझ में नहीं आए तो इसको बार बार इसको रिपीट करके देखते रहो तो ये समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।